स्टूडेंट, इट्स मी मानिधि। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम ट्राइबल दीकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज चैप्टर कर रहे हैं। ये आपका 4th चैप्टर है हिस्ट्री का, क्लास 8 का। ओके, तो इस चैप्टर में अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं बिरसा मुंडा के बारे में, और उसका कुछ पार्ट आगे भी आएगा। और हमने देखा है हाउ डिड ट्राइबल पीपल लिव, ठीक है, कि कैसे वो रहते थे, कैसे सर्वाइव करते थे। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जब उनकी लाइफ में आए तो इस आगे हम देखेंगे कि उनके आने से उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट हुआ, क्या कैसे उनकी लाइफ डिस्टर्ब हुई। ठीक है, सो हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स, कि कॉलोनियल रूल ने ट्राइबल लाइफ्स को कैसे अफेक्ट किया, ये हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए सबसे पहले बात करते हैं ट्राइबल चीफ की, कि उनके साथ क्या हुआ बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले बहुत सारे एरियाज़ में ट्राइबल चीफ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। वो इम्पॉर्टेंट पीपल थे और वो इकोनॉमिक पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पे जो उनके हाथ में थी और अपनी टेरिटरीज़ पे वो कंट्रोल करते थे। और बहुत सारे प्लेसेस पे, कुछ प्लेसेस पे वो एज अ पुलिस, उनकी खुद की पुलिस होती थी। वो लोकल रूल्स डिसाइड करते थे, लोकल रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। लेकिन अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडरेबली, कि जैसे ही ब्रिटिश रूल आया, ब्रिटिश रूल के अंडर उनके पावर्स, उनके फंक्शंस में चेंजेस आए। अब उन्हें लैंड टाइटल तो रखने के लिए कहा गया, दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स, लेकिन उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में काफ़ी चेंज हुआ, वो काफ़ी लॉस्ट हुई। और दे वर फोर्स टू फॉलो लॉज मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया, यानी कि जो पहले खुद लॉ बनाते थे अब उनको फोर्स किया गया कि वो उन लॉज को फॉलो करेंगे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स बनाएंगे। ओके, दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, कि वो क्या अब उनको ब्रिटिश को ट्रिब्यूट पे करना पड़ रहा था। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप को डिसिप्लिन रखना पड़ रहा था, ट्राइबल ग्रुप को डिसिप्लिन में ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे। ओके, अब उनकी अथॉरिटी जो पहले थी वो काफ़ी लॉस्ट हो गया था उसके अंदर। दे हैड अर्लियर इन्जॉयड अमंग द पीपल एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन, और वो जो उनके ट्रेडिशनल फंक्शंस थे उनको भी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो आपने देखा कि ट्राइबल जो चीफ थी उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ गए थे, कि जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी उसमें, और जो इकोनॉमिक जो उनकी पावर थी, जो उनका कंट्रोल था, वो पहले जैसा नहीं रहा ब्रिटिशर्स के आने के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ क्या हुआ। जो ब्रिटिशर्स थे उनको शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स ये वाला ग्रुप अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते थे और उनका कोई फिक्स होम भी नहीं होता था। दे वांटेड, हु वांटेड, ब्रिटिश वांटेड कि ये जो ग्रुप हैं जो मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे, वो एक जगह पे सेटल हो जाएं। ठीक है, कि सेटल डाउन हो, बिकम पेजेंट कल्टीवेटर्स, और वो एज अ फार्मर बन जाएं, पेजेंट कल्टीवेटर्स बन जाएं। जो सेटल पेजेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी ईजी था, रादर देन जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं। और इससे क्या होगा, ब्रिटिश को रेगुलर रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, और सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट्स, तो इसलिए उन्होंने एक लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस की, जिसमें क्या था कि दैट इज़ दे मेजर द लैंड, उन्होंने लैंड मेजर किया, हर एक इंडिविजुअल का राइट उसके ऊपर डिफाइन किया, और स्टेट के लिए रेवेन्यू फिक्स कर दिया। ओके, कि जिसको भी लैंड का मेज़र करने के बाद, मेजरमेंट करने के बाद उन्होंने हर एक को, इंडिविजुअल को लैंड पे राइट दिया, लेकिन रेवेन्यू देने के लिए भी उन्हें बोला। तो सम पेजेंट्स वर डिक्लेयर लैंड ओनर्स, कुछ पेजेंट्स को लैंड ओनर्स डिक्लेयर कर दिया गया, कुछ को टेनेंट्स। तो जो टेनेंट्स जो थे वो हमने चैप्टर 2 में भी देखा है कि उन्हें लैंड ओनर को रेंट पे करना पड़ता था, और जो लैंड ओनर थे वो किसको पे करेंगे, रेवेन्यू टू द स्टेट, कि वो स्टेट को टैक्स पे करेंगे, रेवेन्यू पे करेंगे। ठीक है, तो लेकिन जो ब्रिटिश का जो एफर्ट था झूम कल्टीवेटर्स को सेटल करने का, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। यहाँ पे आप अभी ये चीज़ देखिए कि ब्रिटिशर्स को वो ट्राइबल ग्रुप्स या वो जो पीपल अच्छे नहीं लगते थे जो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते थे। वो मेनली शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, झूम कल्टीवेटर्स थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को रिवेन्यू चाहिए था। अब अगर पर्सन वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव करेंगे तो सेटल कल्टीवेशन नहीं होगा, जिससे उनको रिवेन्यू नहीं मिलेगा। तो ये उन्होंने एक लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया, बट झूम कल्टीवेटर्स को सेटल करने का उनका जो एफर्ट था वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है,
क्योंकि जो झूम कल्टीवेटर्स थे उनको ये प्रॉब्लम आई कि उनका ये कहना था कि वो प्लफ कल्टीवेशन नहीं करते थे और जो लैंड जहाँ पे फॉरेस्ट में जो लैंड होती थी वो भी काफ़ी ड्राई होती थी, तो इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। तो बाद में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या फिर ठीक है, उन्होंने कुछ जो कल्टीवेटर्स थे, झूम कल्टीवेटर्स थे, उनको अलाउ कर दिया कि ठीक है वो फॉरेस्ट के कुछ पार्ट्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट देखिए कि फॉरेस्ट लॉज और एंड देयर इम्पैक्ट, कि फॉरेस्ट लॉ क्या था और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में हम कर लेते हैं इसको। जो ट्राइबल ग्रुप्स की लाइफ थी, हम देख रहे हैं कि वो कनेक्ट थी फॉरेस्ट से। ठीक है, अब सो चेंजेस इन द फॉरेस्ट लॉज हैड अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइफ्स। तो जो भी फॉरेस्ट लॉज में चेंजेस आ रहे थे, इससे ट्राइबल लाइफ काफ़ी इफेक्ट हो रही थी। ब्रिटिशर्स को अपनी पावर एक्सटेंड करनी थी, अपना कंट्रोल बढ़ाना था फॉरेस्ट के ऊपर, सो उन्होंने फॉरेस्ट को स्टेट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, सम फॉरेस्ट वर क्लासीफाई एज रिजर्व फॉरेस्ट, कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया। फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड, कि उस फॉरेस्ट से क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, टिम्बर जो ब्रिटिशर्स को चाहिए था। इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, इन फॉरेस्ट में पीपल को फ्रीली मूव करने के लिए अलाउ नहीं किया गया। झूम कल्टीवेशन वो नहीं कर सकते थे, फ्रूट्स कलेक्ट नहीं कर सकते थे, एनिमल्स हंट नहीं कर सकते थे। तो इस तरह की कंडीशन में झूम कल्टीवेटर्स के लिए सर्वाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। सो मैनी वर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड, तो उनमें से बहुत सबको दूसरे एरियाज़ में मूव करना पड़ा अपनी लाइवलीहुड और वर्क के लिए। ठीक है, तो बट प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स को आई, क्योंकि बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट दे फेस्ड अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आई उन्हें, क्योंकि अब उन्हें चीप लेबर कहाँ से मिलेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चीप लेबर नहीं मिल रहा था, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने इनका एक सॉल्यूशन भी निकाला, लेकिन वो सॉल्यूशन उन्होंने खुद के लिए निकाला, राइट। अब देखिए सॉल्यूशन क्या था। दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव झूम कल्टीवेटर स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो झूम कल्टीवेटर्स को स्मॉल पैच ऑफ लैंड देंगे फॉरेस्ट में और उन्हें अलाउ करेंगे कि वो कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या थी कि दैट दोज हु लिव्ड इन द विलेज, जो भी उस विलेज में रहेगा उसे लेबर प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, और फॉरेस्ट को लुक आफ्टर करना पड़ेगा। ठीक है, सो इन मेनी रीजन्स द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड फॉरेस्ट विलेजेस टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर्स। सो इस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत सारे रीजन्स में जो भी उन्होंने बनाए, इंश्योर किया कि उन्हें रेगुलर सप्लाई मिलती रहे चीप लेबर की। तो आपको समझ आया, फॉरेस्ट लॉ बनाया और उसका क्या इम्पैक्ट आया। जब ब्रिटिशर्स को लगा कि उन्हें चीप लेबर नहीं मिलेगा, तो उन्होंने झूम कल्टीवेटर्स को अलाउ किया, बट विद अ कंडीशन। ठीक है, एक कंडीशन के साथ उन्हें अलाउ किया उन्होंने। सो मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप ने इस कॉलोनियल लॉ, फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट रिएक्ट किया। उन्होंने जो न्यू रूल थे उन्हें डिसऑबे किया। कॉन्टिन्यूड विद प्रैक्टिस दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल, जो वो झूम कल्टीवेशन करते थे उन्होंने जिसे ब्रिटिशर्स ने इलीगल डिक्लेयर किया था या दूसरी प्रैक्टिसेस को इलीगल डिक्लेयर किया था, उसे वो कंटिन्यू करते गए। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि रिबल स्टार्ट हो गया। तो इस तरह के कुछ रिवोल्ट थे, जैसे उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। सोंग्राम संगमा इन 1906 इन असम, ठीक है, और फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1913 सेंट्रल प्रोविंसेस, फॉरेस्ट सत्याग्रह सेंट्रल प्रोविंसेस में हुआ 1930 में। तो लोगों ने रिवोल्ट भी करना स्टार्ट कर दिया था। ये हमने देखा कि फॉरेस्ट लॉ हुआ, उसका क्या इम्पेक्ट आया। अब हम आगे देखते हैं कि ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी। द प्रॉब्लम विद ट्रेड, देखो 19th सेंचुरी में ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड दैट ट्रेडर्स और मनी लेंडर फॉरेस्ट में आ रहे हैं, वो उनसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीद रहे हैं, उन्हें कैश लोन्स ऑफर कर रहे हैं, उन्हें वेजेस मतलब वर्क फॉर वेजेस, जो भी वो काम कर रहे हैं उनका वेजेस दे रहे हैं। तो ट्राइबल ग्रुप को मतलब इस टाइम पे समझ नहीं आया कि एक्चुअली क्या हो रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, अब एक एग्जाम्पल दिया गया है सिल्क ग्रोअर का कि इसे देख के हमें समझ में आएगा कि जो उन्हें पहले समझ नहीं आया था ट्राइबल ग्रुप्स को, बाद में उसे किस तरह से समझने लगे थे। देखिए 18th सेंचुरी में जो इंडियन सिल्क था वो यूरोपियन मार्केट में बहुत डिमांड में था, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो इंडियन सिल्क की थी वो काफ़ी अच्छी थी और उसका एक्सपोर्टेशन भी बढ़ गया था, एक्सपोर्ट। तो मार्केट एक्सपेंड होने लगी थी
और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो भी सिल्क प्रोडक्शन को इनकरेज कर रहे थे। तो यहाँ एक एग्जांपल है हज़ारीबाग का, जो कि प्रेजेंट डे झारखंड में है। वहाँ एक एरिया था जहाँ पे संथाल जो थे वो कुकून्स रेयर करते थे। जो ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे, द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट, ठीक है, जो ट्रेडर्स जो कि सिल्क को बेचते थे उसकी डीलिंग करते थे सिल्क की, वो क्या करते थे, सेंट इन देयर एजेंट्स हु गेव लोन्स टू द ट्राइबल पीपल, कि जो ट्रेडर्स थे तो वो अपने एजेंट्स को ट्राइबल पीपल के पास भेजते थे और उन्हें लोन देते थे, कुकून कलेक्ट करते थे। और जो ग्रोअर्स जो थे, जो सिल्क के ग्रोअर्स थे, जो उसको सिल्क को ग्रो करते थे, उनको क्या था, सिर्फ 3 to 4 रुपीज़ मिलते थे फॉर 1000 कुकून। 1000 कुकून के लिए ने सिर्फ 3 to 4 रुपीज़ ही मिलते थे। दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू बुर्दवान और गया, वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइस, और उसके बाद उन्हें एक्सपोर्ट कर दिया जाता था बुर्दवान और गया में, जहाँ पे उन्हें 5 गुना प्राइस में बेचा जाता था। तो जो मिडल मैन थे, सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड द सिल्क ग्रोअर्स, जो मिडल मैन थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता था, ठीक है, और जो सिल्क ग्रोअर्स थे उन्हें बहुत ही कम अर्न कर पाते थे। तो अंडरस्टैंडेबली मेनी ट्राइबल ग्रुप्स सॉ द मार्केट एंड द ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमीज। तो ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो मार्केट और ट्रेडर्स को अपना एनिमी समझने लग गए थे, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया था कि जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी वो ग्रो कर रहे हैं, उन्हें इतना बेनिफिट नहीं हो रहा था जितना कि ट्रेडर्स को हो रहा था और इन द एंड ब्रिटिशर्स को हो रहा था, ठीक है। जो भी है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कि द सर्च फॉर वर्क। अब ऐसा था कि कुछ तो सिल्क ग्रोअर्स थे, कुछ सेटल कल्टीवेशन करते थे, कुछ झूम कल्टीवेशन करते थे, लेकिन इनके साथ साथ लेट 19th सेंचुरी में टी प्लांटेशन स्टार्ट हो गया, इंडस्ट्री का सेटअप होना स्टार्ट हो गया, ट्राइबल्स को रिक्रूट किया जाने लगा लार्ज नंबर ऑफ टू वर्क द टी प्लांटेशन के वर्क के लिए, कोल माइंस के लिए, झारखंड के लिए उन्हें रिक्रूट किया जाने लगा। कॉन्ट्रैक्टर जो थे उन्हें बहुत ही कम वेजेस देते थे और उन्हें प्रिवेंट देम फ्रॉम रिटर्निंग होम, और उन्हें अपने घर जाने से वो रोकते थे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो उस टाइम पे जो ट्राइबल ग्रुप थे, जो उनकी कंडीशंस थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो इसीलिए लोगों ने रिबेल भी किया, ट्राइबल ग्रुप्स ने रिबेल भी किया। यहाँ पे हम कुछ रिबेल्स के नाम देख रहे हैं। जैसे कोल रिबेल हुआ 1831 to 32 में, संथाल रिवोल्ट हुआ 1855 में, बस्तर रिबेलियन ब्रोक आउट इन 1910 एंड द वर्ली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940। लेकिन यहाँ हम एक रिवोल्ट की बात करेंगे, द मूवमेंट दैट बिरसा लेड वाज वन सच मूवमेंट। इस तरह से एक मूवमेंट था जो बिरसा मुंडा ने चलाया था। अब हम उस मूवमेंट को देखते हैं। यहाँ पे बिरसा मुंडा, जैसे ही हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ पढ़ा था, तो अब हम आगे देखते हैं बिरसा के बारे में। बिरसा जो बॉर्न हुए थे इन 1870, वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फादर जो थे वो इतने पुअर थे कि उन्हें प्लेस टू प्लेस जाना पड़ता था वर्क के लिए, और एडोलेसेंट एज से जो बिरसा जो थे वो मुंडा अपराइजिंग की जो टेल्स थे वो सुनते आ रहे थे और अपने सरदार्स को देखते आ रहे थे कि वो कम्युनिटी को अर्ज कर रहे हैं, पीपल को अर्ज कर रहे हैं कि वो रिवॉल्ट करें। और जो सरदार थे वो गोल्डन एज की बात करते हैं जब मुंडा जो थे वो दीकू से फ्री थे, ठीक है, और वो उनके अर्ज कर रहे थे कि अपने मुल्क की लड़ाई वो लोग लड़ें, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि बिरसा जो थे वो मेनली एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा था कि जो उनके सरदार थे उन्होंने एक ऐसी टेल सुनी थी कि उनका जो एक गोल्डन एज पीरियड था उसे वापस लाना है, ठीक है। तो बिरसा जो है लोकल मिशनरी स्कूल में भी गए, वहाँ पे भी उन्होंने ये सुना कि हाँ मुंडा की जो गोल्डन एज है वो वापस आ सकती है, लेकिन वो वापस कैसे आएगी, अगर वो क्रिश्चियन बन जाएंगे और अपनी बैड प्रैक्टिसेस छोड़ देंगे। वो वैष्णव प्रेचर्स के पास भी गए, उनसे भी इन्फ्लुएंस हुए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिरसा जो है वो हर जगह गए हैं और इन्फ्लुएंस भी हुए हैं, बट जो बिरसा जो थे वो एक आइडिया से नहीं, वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी ऑफ द आइडियाज़, जिसके भी वो टच में आए उनसे वो इन्फ्लुएंस्ड हुए, ठीक है। तो हिज मूवमेंट वॉज एम, जो मूवमेंट उन्होंने उस टाइम पे चलाया था उसका एक ही एम था कि ट्राइबल सोसाइटी को सुधारना है। और उन्होंने मुंडा से अर्ज़ किया कि वो लीकर पीना छोड़ दें, शराब पीना छोड़ दें, विलेजेस को क्लीन रखें, ठीक है, स्टॉप बिलीविंग इन विद क्राफ्ट एंड सॉर्सरी, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा ऑल्सो टर्न्ड अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदूज लैंडलॉर्ड्स,
कि एक टाइम पे जब बिरसा जो थे उनके ओपिनियन, उनके जो विचार थे वो सुन रहे थे, लेकिन अब वो क्या है, उनके अगेंस्ट हो गए हैं, मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स के। और ही सो दैम एज द आउटसाइड फोर्सेस दैट वर रूइंग द मुंडा वे ऑफ लाइफ। वो उन्हें देखते थे इस तरह से कि इनकी वजह से ही जो मुंडा की जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो मुंडा जो थे, मुंडा जो अपने फॉलोअर्स से अर्ज करते थे कि उनका जो ग्लोरियस पास्ट है वो उसको रिकवर कर सकते हैं। वो गोल्डन एज की बात करते थे जो पास में थी, जहाँ सतयुग था, कि जब मुंडा जो थे वो अच्छी लाइफ जीते थे और जो ट्रीज़ का प्लांटेशन करते थे, नेचुरली जो फॉरेस्ट है उसमें रहते थे, कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे और अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको नहीं मारते थे, ऑनेस्टली रहते थे। बिरसा ऑल्सो wanted people to once again work on their land, settle down and cultivate their fields। बिरसा चाहते थे कि लोग फिर से उनकी लैंड पे, जो पहले वाली लैंड है उस पे काम करना स्टार्ट कर दे, सेटल डाउन हो और उनके फील्ड्स को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दे। बट जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उन्हें बिरसा का ये जो पॉलिटिकल एम था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और जो बिरसा का जो मूवमेंट था वो मेनली क्या था कि वो मिशनरीज, मनी लेंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स और जो गवर्नमेंट, जो इन सबको ड्राइव आउट निकालना था और मुंडा राज सेटअप करना था विद बिरसा एट इट्स हेड। द मूवमेंट आइडेंटिफाई ऑल दिस फोर्सेज एज द कॉज ऑफ द मिजनरी द मुंडाज वर सफरिंग। और जो ये मूवमेंट था वो ये सोचता था कि यही सारी फोर्सेज हैं जिसकी वजह से जो मुंडाज की लाइफ है वो सफ़र कर रही है। The land policies of the British were destroying their traditional land system. Hindu land lords, money lenders were taking over their land. Missionaries were criticizing their traditional culture. तो मतलब जो लैंड पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की वो डिस्ट्रॉय कर रही थी उनके ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को। और जो हिंदू लैंड लॉर्ड्स थे, मनी लैंड जो लैंडर्स थे वो उनकी लैंड लेते जा रहे थे। मिशनरीज़ की वजह से उनके ट्रेडिशनल कल्चर्स जो थे वो पहले जैसे नहीं रहे थे। तो इन्हीं सभी वजह से जो बिरसा का जो मूवमेंट था वो इन सब के अगेंस्ट था, ठीक है। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि बिरसा को ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने अरेस्ट कर लिया 1895 में और उन्हें 2 इयर्स के लिए जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब बिरसा रिलीज़ हुए 1897 में, वो विलेज टू विलेज गए लोगों को गैदर करने के लिए, सपोर्ट पाने के लिए। उन्होंने ट्रेडिशनल सिम्बल्स और लैंग्वेज को अपनाया और लोगों को कहा कि जो रावना है, जो इनका दीकूज एंड यूरोपियंस को वो उस टाइम पे रावना बोलते थे, कि इनका जो किंगडम है इसे हमें ख़त्म करना है। और बिरसा के जो फॉलोअर थे बिगिन टारगेटिंग द सिंबल ऑफ दीकू एंड यूरोपियन पावर। उन्होंने जो दीकू के सिंबल थे, यूरोपियन पावर के जो सिंबल थे, उन्हें टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। दे अटैक पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, चर्चेस पे अटैक किया। और जो मनी लैंडर्स की जो प्रॉपर्टी थी, ज़मींदार की जो प्रॉपर्टी थी, उन्हें लेना स्टार्ट कर दिया, अटैक करना स्टार्ट कर दिया उस पर। सो दे रेज द वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज। और उन्होंने वाइट फ्लैग को अपना सिंबल बनाया बिरसा राज के लिए। तो जब 1900 में बिरसा की डेथ हो गई कॉलरा की वजह से, जो मूवमेंट था जो बिरसा ने चलाया था वो थोड़ा सा धुंधला पड़ गया। लेकिन इस मूवमेंट से 2 चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो गई। फर्स्ट, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी ईजिली टेकन ओवर बाय द दीकूज। कि पहला तो ये कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो इस तरह के लॉ इंट्रोड्यूस करे जिससे जो ट्राइबल्स की जो लैंड है वो दीकूज ईजीली उनसे ना ले पाएँ। सेकेंड, इट शोड वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। और इसने ये भी दिखाया कि ट्राइबल पीपल में वो कैपेसिटी है कि अगर इनजस्टिस उनके साथ होगा तो वो अपना एंगर कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट दिखा सकते हैं। दे हैड दैट कैपेसिटी। So they did this in their own specific way, inventing their own rituals and symbol of struggle। तो इन्होंने अपने अलग तरीके से इस मोमेंट को लीड किया और जो भी उनके रिचुअल्स थे उन्हें इन्वेंट किया। सिंबल्स जो स्ट्रगल का उन्होंने बनाया था, जैसे वाइट फ्लैग, तो उन्होंने अपने सिंबल भी बनाए। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि उस टाइम पे जो ट्राइबल जो ग्रुप थे, जो उनकी जो लाइफ इतनी इफ़ेक्ट हो रही थी, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, रिबेल नहीं किया, रिवोल्ट नहीं किया। उन्होंने इसके अगेंस्ट रिएक्ट भी किया और रिवोल्ट भी किए, जिसमें एक बिरसा रिवोल्ट हमने यहाँ देखा है, दूसरे रिवोल्ट्स के नाम भी हमने देखे हैं। तो यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो रहा है। और इस चैप्टर में हमने मेनली देखा है कि जो ट्राइबल्स जो ग्रुप थे वो कैसे रहते थे
और ब्रिटिशर्स के अंडर, कॉलोनियल रूल के अंडर उनकी लाइफ कैसे अफेक्ट हुई। तो ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश हो रहा है। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इन क्वेश्चन आंसर्स को खुद से करने की कोशिश करना, चैप्टर में ही है, और इन्हें ट्राई करना कि आप इनके आंसर्स खुद ही फाइंड आउट करें, ठीक है। सो ओके बेटा, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।